गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में एटॉमिक रेडियस से जस्ट शुरुआत की थी ना, एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स अभी तक। हाँ, ट्रेंड जस्ट लिखा था हम लोगों ने। ओके, सो हेडिंग डालना, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल, इसमें हेडिंग डालना ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस में करेक्ट। देखो बे, यहाँ पे असर तूने होमवर्क किया है? बराबर है। हाँ, तो ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस में हम लोग दो टाइप में देखते हैं, एक देखते हैं लेफ्ट टू राइट, दूसरा देखते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब देखो भाई, पहली बात लेट्स स्टार्ट विथ लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, तो वापस डायग्राम नहीं बनाते बैठेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में मुझे बताओ, सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बराबर। हाँ, ठीक है, मतलब Z इंक्रीजेस। ठीक है, अब Z बढ़ रहा है बट लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, बराबर, मतलब डज नॉट चेंज। तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है बट प्रोटॉन को शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्या? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों का प्रोटॉन है और यहाँ पे किधर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है ना बे। तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाएगा या दूर रिपेल करेगा? नजदीक लाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अगर डिस्टेंस कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहेगा सबको? तो ये प्रोटॉन ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? कम। याद है ये सबको? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये सबको याद है? ओके, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड था। अब हम लोग देखने वाले टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम में क्या होता है वो देखते हैं। देखो भाई, तो टॉप टू बॉटम, नाउ इन केस ऑफ टॉप टू बॉटम, मुझे बताओ जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं क्या चेंज होते जाते हैं? नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं, बराबर। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, बराबर। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, ये हम लोग करेंगे, डोंट वरी, मतलब Z इंक्रीजेस। मुझे बताओ शील्डिंग इफेक्ट, वो भी इंक्रीज होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट, क्योंकि देख बे, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट इसको शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के बारे में अपने को सोचने की जरूरत नहीं। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं फिर। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस, पहली बात लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बराबर। तो इसका एटॉमिक नंबर +3,
फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में एक। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। कितने शेल रहते हैं इसमें, 3। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वाले में 1। अब मुझे बताओ पोटेशियम 19 प्लस 19 कितने शेल रहते हैं इसके पास, तो 1 2 3 4 बराबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट वाले में। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, which one is the biggest atom? Potassium is the biggest one because its number of shell is increasing। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो देखो भाई, तुम लोगों को ना लेफ्ट राइट सिर्फ हमेशा देखना है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव वापस बढ़ता ही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम में तुम लोगों को न्यूक्लियर चार्ज देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट जेड इफेक्टिव क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो अपने को जेड इफेक्टिव से मतलब है। तो टॉप टू बॉटम में हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, नंबर ऑफ शेल। लेफ्ट राइट में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ शेल की वजह से क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे के एग्जांपल में और अच्छे से देखेंगे। शील्डिंग इफेक्ट मतलब द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। देख यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कितना था, 3 था, और यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो 3 - 2, तो 1 प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाएगा। समझे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन का चार्ज एब्जॉर्ब किया, उसको शील्ड किया। हाँ वैसे ही देखना, यहाँ पे ये पहले करेगा, बाद में ये भी है ना बाहर वाले, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब आउटर मोस्ट के पहले जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे दिखा सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और लास्ट वाले के ऊपर जो चार्ज जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। याद है ये सबको। रिपल्शन क्यों तुम लोग सोच रहे हो, उसको, हाँ उसको रिपल्शन भी मिलेगा, करेक्ट है, बट रिपल्शन इज अ डिफरेंट सिनेरियो, वो हम लोग स्टडी करते ही नहीं है। मैंने बोला था कि उसकी वजह से भी उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, बट वो हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट याद रखते हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रोटॉनिक चार्ज बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। याद है ये सब, ओके। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले फिर, ओके सॉल्व करोगे ना तुम लोग, चलो देखते हैं। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस, अरे नहीं हाँ ये कंक्लूजन लिखना ही रहेगा ना अपना। तो मुझे बताओ फिर टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, एक एक शेल ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन लिखने जाऊं तो कंक्लूजन मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस, अरे कुछ समझ में आ रहा है। और ये तुम लोगों को यही सिर्फ याद रखना है, ये चैप्टर जब खत्म होगा तब ये सब कंक्लूजन जो पहले लिख के दिया था, एक जेड इफेक्ट के लिए लिख के दिया था, अभी लिख के एक दे रहा हूँ, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिख के दूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हर एक में ऐसे एक हम लोग लिखेंगे, एंडिंग में वापस ये सब लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तुम लोगों को चैप्टर में इतना याद हो गया सफिशियंट है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ओके तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। इसका रीजन न्यूक्लियर चार्ज increases, top to bottom atomic radius, इसका रीजन नंबर ऑफ शेल, समझ में आ रहा है कुछ, बस इतना ही याद रखना। इसकी इंक्रीजेस क्यों लिखा है, वो तो मतलब एक ही बाहर रहेगा ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोस्ट। देख शील्डिंग अंदर के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना, यहाँ पे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कितने हैं, वो बढ़ रहे हैं ना। शील्डिंग देखो बे, शील्डिंग इफेक्ट अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट पे काम करता है, ये समझे। ओके अब एग्जांपल दो, ये कंफ्यूजन याद रहेगा नहीं, वो तुम लोगों को अगर एडवांस में पूछा भी गया तो स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी, वैसे याद हो गई तो अच्छी बात है, ऐसा बुरा तो नहीं है, कोई भी चीज अपने आप याद हो जाए तो, बट याद रखने की वैसे स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है, मीन्स में स्लेटर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके अब आगे बढ़े, अब देखो तो एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन, अरेंज इन
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बताओ बे, which one is the biggest, which one is the smallest? सोडियम इज बिगेस्ट, सिलिकॉन इज स्मॉलेस्ट। बराबर। तो तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे? पहले क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा, पहले सोडियम आएगा? पहले सिलिकॉन आएगा, क्योंकि अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें भी तुम लोग एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब देख बे, ये दोनों आंसर सेम है कि डिफरेंट है, पहले वो मुझे बता। मतलब दोनों आंसर करेक्ट है कि गलत है, वो बताओ। चलो ओके, ये दोनों ऑप्शन सेम है या डिफरेंट है? दोनों ऑप्शन सेम है, बराबर क्या नहीं? बट विच वन इज करेक्ट वन? सेकंड वन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम लोग यहाँ पे देखना बे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हो? ठीक है, तो एग्जाम में इतनी छोटी चीज के ऊपर से भी तुम लोगों के मार्क्स कट हो सकते हैं। यूजुअली नहीं करते ये ऐसे फालतूगिरी, बट कर सकते, यू नेवर नो। नहीं वैसे नहीं बे, मतलब ऐसे दो ऑप्शन देखो बे, एग्जाम में ए और बी ऐसे दो अलग अलग ऑप्शन बन के आ सकते हैं, जिसमें ये दोनों सेम टू सेम है। बस एक वाला जो है डिक्रीजिंग है, दूसरा वाला जो है इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? एंड तुम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर स्पेसिफिकली पूछे है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आने का। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट हो सकता है। ठीक है, ओके, ये समझा। अब नेक्स्ट बताओ, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, which one is smallest? Fluorine. Very nice. Which one is largest? Neon. Very nice. ये याद है सबको? नियॉन में कौन सी रेडियस आती है बे? वैन डर वाल्स रेडियस आती है, बराबर ना बे? तो वैन डर वाल्स रेडियस जब आ जाती है तो नियॉन की साइज सबसे लार्जेस्ट, करेक्ट, सबसे बड़ी हो जाती है। तो नियॉन, उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। उल्टा लिख दिया ना मैंने एक्चुअली, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। ये समझे? ये याद है लास्ट टाइम लिख के दिया था। तो नियॉन का रीजन क्या रहता है? वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो वैन डर वाल्स रेडियस इज प्रेजेंट। ओके, चलो बताओ, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, विच वन है? मतलब अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ। सबसे छोटा क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। देखो तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल याद रहना चाहिए बे सिर्फ। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे जब लिखोगे तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, बराबर, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप या पीरियड में रहेगा ना, कोई भी नहीं आ रहे ना, मिक्स करेंगे ना हम लोग, करेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ते जाएगी तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी रहनी चाहिए? आयोडीन। सबसे छोटी क्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे छोटा, उसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा, अरे कुछ समझ में आ रहा है? तुम लोगों को सिर्फ ट्रेंड पता रहना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं? कैलकुलेशन नहीं। ओके, अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट, अब अगर ऐसा कुछ आया, कृतिका तू भड़क, ठीक है, हम लोग उसको बाद में मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन। बस तेरे मन को मतलब शांति। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगेन ऐसा मेंस में आने के चांसेस कम है, मेंस में इतना आ सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स है। मैंने अभी तीन अलग अलग ग्रुप्स कर दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तीन अलग अलग ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, दो अलग अलग ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सिंगल पीरियड में से आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार अलग अलग पीरियड लिए मेरे ख्याल से, चार या तीन कुछ तो। ठीक है, तो सबसे पहले वो पीरियोडिक टेबल उतना पार्ट लिख दो। ठीक है, तो ग्रुप 15 है ना बे,
तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है, ठीक है। फिर बाद में ग्रुप 16 भी है, ओ शिवा, सी एंड फिर फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ठीक। फिर बाद में अगर तुम लोग देखोगे ये इतना दे दिया है तुम लोगों को, समझे क्या? ओके। अब उसके बाद तुम लोग देख, सबसे पहले क्या देखोगे, लेफ्ट टू राइट है टॉप टू बॉटम? पहले टॉप टू बॉटम देखने का बे, याद रखो, ठीक है। टॉप टू बॉटम देखने का रीजन, बिकॉज एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ गई तो पूरा एक शेल ऐड होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, तो शेल का इफेक्ट ज्यादा रहता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, आयोडीन की आएगी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? और सबसे छोटी साइज किसकी आएगी, नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही शेल्स है, इसमें 4 शेल्स, इतना समझ में आ रहा है सबको, पक्का? ओके। तो 2 शेल्स 4 शेल्स, तो सबसे छोटा रहेगा अपना नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाद किसकी साइज देखोगे, तो हाँ, तो फिर बाद में तुम लोग देखिए, पहले तुम लोगों ने ग्रुप 1 सबसे छोटा, मतलब ग्रुप 1 नहीं बोल सकते, पीरियड मतलब पीरियड 2 सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग इन दोनों में भी कंपेयर करोगे, देखो मैंने क्या बोला, पहले तो साइज देखते वक्त टॉप टू बॉटम, फिर बाद में अगर यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गए ना, सेम जगह पे आ गए, अगर ये दोनों सेम जगह पे आ गए तो भी इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, लेफ्ट टू राइट। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, समझ में, सॉरी डिक्रीजेस। तो साइज अगर डिक्रीज होगी तो सबसे छोटी साइज किसकी रहेगी, सल्फर की रहेगी, समझ में आ रहा है कुछ? तो फॉस्फोरस एंड सल्फर में कौन छोटा, गेटिंग इट, पक्का? तो नाइट्रोजन के बाद आएगा सल्फर, सल्फर के बाद, अब उसके बाद नीचे वाला, इन दोनों में सेलेनियम ब्रोमीन में ब्रोमीन छोटा रहेगा, समझ में आ रहा है? सेलेनियम थोड़ा सा बड़ा, अरे ये सबको ग्राफ हो रहा है, ऊपर वाला सबसे छोटा, नीचे वाला सबसे बड़ा, अगर सेम लाइन में आ रहे हैं तो जो राइट हैंड साइड पे रहेगा वो छोटा, ठीक है। तो उसके बाद ब्रोमीन, फिर सेलेनियम एंड लास्ट, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर टेबल बनाया तो, टेबल नहीं बनाया तो, हाँ, टेबल नहीं बनाया तो तुम लोगों को मेंटली वो सोचना जरा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, लिख दो। वैन डर वाल्स रेडियस, देख अब हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 रेडियस देखी थी, ठीक है। एक देखा था हम लोगों ने मेटालिक रेडियस, दूसरा हम लोगों ने देखा था कोवेलेंट रेडियस, एंड तीसरा हम लोगों ने देखा था वैन डर वाल्स रेडियस, याद है? सबसे बड़ी कौन सी रेडियस रहती है, वैन डर वाल्स, उसके बाद मेटालिक, एंड सबसे छोटी कोवेलेंट। वैन डर वाल्स रेडियस रहती है हमेशा नोबल गैसेस में, तो इसलिए नोबल गैसेस की रेडियस हमेशा बड़ी रहती है। तो किसी भी ग्रुप में अगर किसी भी पीरियड में अगर नोबल गैस दे दिया होगा तुम लोगों को तो हमेशा रेडियस उसकी बड़ी रहेगी, एटम को मिलाकर तब नहीं बनता ना, हाँ नहीं होता। तो वैसे तो ये इन दोनों में कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवेलेंट, तो ये भी 2 बन के ही मिलते हैं ना, तुम लोग 2 को हाफ करते हैं तब मिलता है, नहीं है? तो हम लोग इनको हाफ करके फिर फाइंड आउट करते हैं वैसे, ओके। अब चलो भाई, इधर थोड़ी सी स्पेस है ना, इसको यूटिलाइज करते हैं, अरे नहीं करते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? तो बताओ भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आयोडीन बार बार आ रहा है ना, टेलुरियम, सेलेनियम, वही तो है, एक ही है। हाँ जेनॉन सबसे बड़ा होगा, देखो भाई, तो हीना, हीना और जेरोक्स, बराबर है ना? ओके, सबसे बड़ा जेनॉन, बराबर, बाद में जेनॉन के ग्रुप में ही टेलुरियम आता है, समझ रहे हो क्या भाई? ठीक है, तो सबसे बड़ा आना चाहिए जेनॉन, फिर जेनॉन के बाद कौन आएगा, टेलुरियम। अब
हाँ थोड़े चलते हैं ना, अभी लिख दो और फिर बाद में उल्टा कर देंगे। अब फिर छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी इधर से इस मैनर में सोचा तो इधर से ही सोचते हैं। तो ज़ेनॉन सबसे बड़ा, फिर टेल्यूरियम, अब उसके बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद, क्रिप्टॉन के बाद सेलेनियम। अरे समझ रहे हो क्या? तो क्रिप्टॉन के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आर्गन, फिर नियॉन एंड लास्ट हीलियम। सॉरी अरे देख, क्रिप्टॉन देख लाइन वाइज जाने का, पहले टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में ज़ेनॉन सबसे बड़ा। हाँ हाँ वैसे ये रूल समझे क्या? ठीक है, टॉप टू बॉटम देखने का और लेफ्ट टू राइट कंपेयर करने का। मतलब टॉप टू बॉटम में अगर दो चीजें एक ही जगह पे आ गई तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नोबल गैसेस की रेडियस हमेशा सबसे बड़ी रहती है एक पीरियड में। हीलियम की क्या? हीलियम की हाइड्रोजन से बड़ी है। वाइपर आएगा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सिर्फ कुछ सोचते सोचते देख रहा था। हाँ मतलब मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, सच में इसके ऊपर गंदा हो गया तो फिर मार देने का। खिड़की पे ये अपनी स्क्रीन है ना साफ करने के लिए। ओके चलो हो गया, आगे नेक्स्ट। अब एक्सेप्शंस देखो भाई, अब ये इसके बाद वाला मैंने कुछ किया ही नहीं, पर अब देखो अब ये सारे जो है ना, ये 12th वाले हैं जो हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तुम लोगों को ये थ्रू आउट 2 साल बार बार रिवाइज किए जाएंगे, मतलब हम लोग बार बार पढ़ते बैठेंगे। ठीक है, तो और 2-3 बार तुम लोग ये पढ़ने ही वाले एक्सेप्शंस, तो थोड़ा हम लोग फास्ट जाएंगे। ठीक है, देखो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो भाई बस यहाँ पे देखो अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आता है सब जन यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम पहले लिख देते हैं, तो कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर, जिंक। बराबर, ओके। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, याद रखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना बहुत इजी रहता है। कैसे हो बताता हूँ, देखो ये 21, 22, 23, 24 डॉट 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 30। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, ये इन 10 एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखने, पहली बात लिखने का आर्गन, आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन? 18। कितने बच गए? 2 बच गए, बराबर। फिर उसके 3 बच गए, 3 बच गए, तो उसके बाद लिखने का 3d2, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, आर्गन 3d1 4s2। ठीक है, ये उल्टा लिखने का रीजन, पहले फोर्थ शेल आता है, फर्स्ट डी थर्ड शेल आता है, पहले फोर्थ शेल आता है बाहर की तरफ, बाहर बाहर। ठीक है, मतलब देख बे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, समझे क्या? तो पहले बाहर की तरफ क्या आता है? फोर्थ शेल आता है। एनर्जी वाइज बाहर की तरफ कौन आना चाहिए, किसकी एनर्जी ज्यादा रहती है? 3D की एनर्जी ज्यादा रहती है, समझ में आ रहा है? एंड डिस्टेंस वाइज कौन दूर रहता है? फोर्थ शेल दूर रहता है। गेटिंग इट? ठीक है, तो उल्टा लिख देने का सिर्फ। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 3d1 4s
2, 21 का उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन 3d 2, 4s। अब यहाँ पे वापस उल्टा करो, 23 का उल्टा 3d 4s। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अब इसका 24 का उल्टा 3d 4, 4s। तो ये बन जाता है 3d 5, 4s 1। याद है क्यों? एक्सेप्शनल है, ठीक है। ओके, अब इस इधर 25 का क्या होगा, 3d 5, 4s। ये 26 3d 27 3d 3d 8 4s। इसका कॉपर का 29 3d 10 4s। याद है ना बे? एंड इधर 3d 10 4s। अब गलती से इधर मत लिखना 3d 0 4s 3 ना, वो उतना कॉमन सेंस रखना कि वो अभी उधर अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद ट्रिक खत्म, ठीक है। ये एक सिंपल ट्रिक है जो तुम लोगों को एग्जाम में बहुत काम देगी, ठीक है। ओके, आगे इसमें क्या ट्रिक है सर? उल्टा करने का ना नंबर इलेक्ट्रॉनिक। अरे तुझे क्या समझा नहीं इसमें? जैसे नॉर्मल लिखता है, नॉर्मल लिखने में टाइम जाता है और दिमाग लगता है। अरे उधर तुझे देख, मतलब तू देख, ये गधो फ्लो में है बराबर। एग्जाम में तुम लोगों को कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम लोगों को कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिख के मिलता है, और तभी तुम लोग ये 27 इलेक्ट्रॉन पे फिल करते बैठने के बदले एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिख सकते। हाँ, तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वो करो, बट ये एग्जाम में बहुत इजी गिरता है। तुम लोग कभी पेपर दिए नहीं अभी तक, इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा, और अभी तुम लोगों की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। सालों रुको, जरा जरा 4 महीने के बाद तुम लोगों को कोबाल्ट दूंगा वापस में, ठीक है। ये इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, अभी उधर आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो भाई, हो रहा क्या नहीं समझा? मैंने अभी तक एटॉमिक रेडियस नहीं पढ़ाई है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इजीली लिख सकते हैं वो सिर्फ बताया है। हाँ, मुझे बताने देगा आगे, बता रहा हूँ। ओके, चलो बस यहाँ पे देखो, अब हुआ क्या है देखो, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है या कम होते जाता है? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है न्यूक्लियर चार्ज? अरे दिख रहा है क्या, 21 22 23 24, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है बराबर। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं क्या? बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऐड होते जा रहे हैं? डी ऑर्बिटल में। दिख रहा है सबको डी ऑर्बिटल? पक्का? ओके, अब जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, देखो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता है। सुना है कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन? ओके, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया। पहली बात, हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, सब जन अच्छे से देखना ये। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते बढ़ते उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू विच ऑर्बिटल? ओके, तो एडेड टू 3d ऑर्बिटल बराबर। आउटर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट 4s है, 3d ऑर्बिटल। इतना समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अब 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हो रहा क्या है वो हम लोग अभी ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देख बे, स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक था ना? ओके, ठीक है, दिख रहा है सबको ये इतना। अब टाइटेनियम में डी में कितने चले गए? 2। अब मुझे बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? अलग अलग ना बे। तो मुझे बता, इधर से इधर जाते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ क्या? बट इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में गए क्या? तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना बे। रिपल्शन कब होता है? जब ये बाजू बाजू में आते। अब रिपल्शन हो रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मुझे बता, इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन हुआ? नहीं। प्रोटॉन बढ़ा? बढ़ गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? करेगा। रिपल्शन है क्या? तो साइज बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए?
देखो अब आप बराबर, तुम लोगों ने बराबर बोला, सबने, जिन्होंने कम होनी चाहिए बराबर बोला, जिन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया अभी इसके बाद वाला एग्जाम्पल वापस देखो। देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन डी में अभी, 1 2 3 बराबर। अब मुझे बता टाइटेनियम से वेनेडियम, प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, अट्रैक्शन है क्या, अट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज प्रोटॉन बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। गेटिंग इट, प्रोटॉन जो बढ़ा है वो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, बट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है क्या, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन नहीं हो रहा है, साइज कम होगी, अट्रैक्शन है ना भाई, प्रोटॉन अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, समझ रहे हो। इधर से इधर जाते वक्त और इधर से इधर जाते वक्त पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है क्या, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो सकता है, बट यहाँ पे रिपल्शन हो पा रहा है क्या, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है ना। जब अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, साइज क्या होगी ना। आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो। तो अब इसके बाद क्रोमियम मैंगनीज, मैंगनीज का एग्जांपल ले लेते, क्रोमियम की वैसे ही दिखने वाले। तो मैंगनीज, मैंगनीज में डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इधर तक देख दे। कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वापिस एक बार, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए, बट रिपल्शन हो रहा है क्या, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, साइज बढ़ेगी या कम होगी, इधर तक सबको क्लियर है। अब एफई के एग्जाम्पल में, एफई के एग्जाम्पल में, ठीक है, मुझे बताओ 3D 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ एक प्रोटॉन बढ़ाया, ये 26 हो गया ना बे, प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको। तो प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन होगा, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, साइज सेम सेम सेम। देखा वापस, प्रोटॉन बढ़ गया ना बे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे हैं, तो ये वापस रिपेल करके बाहर धकेलेगा, तो साइज क्या रह जाएगी, समझ रहे हो सब पक्का। अब ये कब तक ऐसे साइज सेम रहेगी, देखो बे, कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ा क्या बे, प्रोटॉन कोबाल्ट में, प्रोटॉन हमेशा एक एक बढ़ते ही जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा क्या, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइज, गेटिंग इट। रिपल्शन का एक भी अगर ऐड हुआ तो ये सिर्फ डी ब्लॉक में है, याद रखो ये सिर्फ डी ब्लॉक में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब निकल में भी सेम होगा क्या बे, ओके, क्योंकि देखो पे 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, साइज सेम, गेटिंग इट। अब कॉपर में मुझे बताओ 28 से 29, प्रोटॉन बढ़ा क्या, प्रोटॉन बढ़ा, ओके। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रोटॉन कितने से बढ़ा, इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़े, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों ऐड किए हुए रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। अब एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन, दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ना बे, तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक प्रोटॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, बट दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे ना बे, गेटिंग इट। नहीं, क्रोमियम में सारे अनपेयर्ड है ना बे, सारे पेयरिंग अनपेयर्ड, तुम लोग जो डी 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 का डी डी की वजह से रिपल्शन हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ डी में ऑब्जर्व होता है। अब लास्ट, लास्ट जिंक, जिंक में तो देखो ना बे, सारे के सारे पेयर्ड हो गए ना, नहीं नहीं देखो, जिंक नोबल गैस की तरह हो जाते थोड़ा सा, जिसमें ये सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए, एंड सारे के सारे रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी साइज वापस सबसे बड़ी हो जाती है नोबल गैस की तरह, समझे। तो जरा मुझे कंक्लूजन में बताओगे, देखो कंक्लूजन लिखते वक्त
नहीं ना, बढ़ जाती है। इसमें एक एक्चुअली मेटालिक बॉन्ड का भी कंसेप्ट आता है जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो, बढ़ जाता है, पूरा रिपल्शन है। नोबल गैस कैसे वैन डर वाल्स काइंड ऑफ दिखाता है, वैसे सब जब पेयर्ड हो जाते हैं तो उसमें भी वैन डर वाल्स इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, मेटालिक बॉन्ड नहीं होती। बोल सर जब क्रोमियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट, सॉरी, क्रोमियम के वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में सारे अनपेयर्ड है ना। हाँ, कुछ इफेक्ट नहीं होता। नहीं कुछ नहीं, मतलब क्रोमियम की साइज, क्रोमियम की मैंगनीज की atomic- नहीं, ये मैं जो सोच रहा हूँ वो अलग है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो भाई, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बट इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू डिफरेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है? ओके, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये सबको समझा। अब मुझे बता, Fe से लेके Ni तक, Fe से लेके निकल तक क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना भाई हर टाइम। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ क्या? बट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं क्या? अभी उनकी पेयरिंग हो रही है, समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा उधर? सेम रहेगा, समझ रहे हो? तो सेम, पहले 2 पॉइंट तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट सेम टू सेम, but pairing of electron takes place, pairing of electron takes place, and जिसकी वजह से atomic radius क्या हो गई? remains constant, ठीक है। अगेन ये 12th का पार्ट है, 12th DNF ब्लॉक, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी में जाओगे तो ये सब तुम लोगों को मिल जाएगा 12th के बुक में। एंड यहाँ पे लास्ट वाले में मुझे बताओ, इधर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ, बट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी ना बे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? पहले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, atomic radius increases. So in conclusion, from scandium to manganese, atomic radius from decreases. From iron to nickel, atomic radius remains constant. For copper and zinc, atomic radius लिख दो भाई, ये वापस हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, अभी के लिए लिख दो सवाल। हाँ, क्योंकि डी ब्लॉक प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनमें रिपल्शन एंड ऑल ज्यादा हो जाता है, मतलब इनका वो शेप ही वैसे आ जाता है ना। पहली बात तो नहीं, अभी 4F के लिए भी, हाँ ये 4D के लिए भी आता है, 5D के लिए भी आता है, 4F में भी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, नहीं सब में सेम, अभी देखेंगे, इसके बाद वाला भी देखेंगे। ओके, ये पहले लिख दो जरा। मैंगनीज तक, ठीक है। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों को करने को बोला, देखो भाई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स जो है नीचे की तरफ वो ऐसे कुछ है, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
चलो बताओ क्या 21, लेट्स अज्यूम 21 की एटॉमिक रेडियस इधर की इधर थी, एकदम ऐसे ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है? पहले कम होते जाएगी, ओके पहले कम होते जाएगी 25 तक, 25 तक कम होते गई। ओके उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझे ग्राफ कैसे है क्या? मैं क्या मनते ले रहा है? ओके देखो भाई, एटॉमिक रेडियस 21 से लेकर 25 क्या होती है? कम होती है, तो ऐसे कम होते गई। फिर Fe से लेके मतलब 26 से लेके 28 तक, समझे क्या? ऑलमोस्ट सेम। फिर उसके बाद कॉप 29 और 30 में रेडियस, समझे? किधर? ये देखो तुम लोग ग्राफ इतना मन पे मत लो, तुम लोगों को एग्जाम में कोई ग्राफ ड्रॉ करने बोलने वाला है नहीं, बढ़ गया। नहीं अरे तुम लोगों को which of the following is the correct graphical representation for the trend of atomic radius versus atomic number, समझे? फिर वो एग्जाम में भले तुझे ये ऐसा ग्राफ दे दे, नेचर इन दोनों का सेम दिख रहा है क्या ऑलमोस्ट? हाँ नहीं मैंने लिखने नहीं बोला था, ऐसे बोला ही नहीं है, वो तुम लोग अपने मन के भ्रम है, वो तुम लोगों के, समझ में आ रहा है? बट समझा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोगों को ग्राफ पहचानने आना चाहिए, वहां पे ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे कोई, ठीक है? बट वो याद रहेगा तो तू 1 सेकंड में टिक करके आएगा ना, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 12th का टॉपिक, ठीक है? क्योंकि तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम लोगों को बहुत सारे 12th के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट में अगर तुम लोग देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। अब ऑर्गेनिक मेरा पार्ट तो है ही नहीं कि मैं तुम लोगों को वो सब पढ़ाते बैठू फोकट में, बट ये सब तो मेरा ही पार्ट है ना बे, तो इसलिए 12th का भी सारे क्वेश्चन जितने होंगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस अभी से करोगे 12th में इजी करेगा और क्या, ठीक है? एंड मैक्सिमम अगर पढ़ा दूंगा तो तुम लोग वीके जेएसएल सॉल्व कर पाओगे। वीके जेएसएल इनऑर्गेनिक के लिए रेफरेंस बुक है। हाँ तुम अरे पीडीएफ मिलती है हर एक चीज की, तुम लोगों को बुक्स खरीदने की वैसे जरूरत है नहीं। वीके जेएसएल तुम लोगों को एनओएसटी बता के रखी है ना मैंने, एनओएसटी देखो तुम बराबर है, मैं कुछ नहीं बताता, बराबर होमवर्क भी नहीं देता, ठीक है? एनओएसटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? बस वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है? ये रेफरेंस बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? इनकी पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? हाँ अरे गूगल कर रहा है यार, इतना क्या? हाँ बराबर ये सारे क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है? थियरी बहुत कम रहती है, देखो ये थियरी रीड करने की आदत छोड़ दो। जैसे वो जिनाश को बोलता था लेक्चर बैठना, थियरी बार बार रीड करना, उससे कुछ नहीं होता। इधर के नोट्स देखने के, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने का, कोई क्वेश्चन नहीं समझा गूगल पे सर्च करने का, उसको वहां पे एक्सप्लेन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझ लेने का, खत्म। फिर आगे की क्वेश्चन हो जाएगा। थियरी रीड करके कुछ नहीं होगा, बट इतना याद रखो, थियरी रीड करके कुछ नहीं होता, बिलीव मी, ठीक है? हाँ वो छोड़ देगा, पकड़ ले कि 2 एग्जाम में आएंगे छोड़ दे, मत सॉल्व कर। एज सच रीजन
बट हाँ जितना पढ़ा रहा हूँ उससे तो मतलब थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, 2 में से 1 तो सॉल्व कर ही लोगे। थियरी बार बार रीड करके कुछ नहीं होने वाले, बिलीव मी, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग, एक बार तुम लोगों के क्वेश्चन सॉल्विंग एंड ऑल हो गई अच्छे से, एंड फिर तुम लोगों के पास भला टाइम पड़ा है अभी, तो फिर बाद में थियरी रीड करो। बहुत सी बार ऐसे हो जाता है तुम लोगों को ना, वो मतलब फिर एक कैसे कंफर्ट जोन बन जाता है एकदम मस्त वाला, कि थियरी तो अपने को समझ में आती है, वो तुम लोग मन ही मन ऐसे सोचते हो सिर्फ कि अरे हाँ मैं थियरी पढ़ूंगा, एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं होता सॉल्व, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, हाँ एक्चुअली नहीं होता। तो थियरी रीड करना या फिर लेक्चर बार बार देखना ऑनलाइन जाके, ये फालतूगिरी करना बंद कर दो, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्विंग करो। ओके, अब आगे बोलो। नहीं बुक पीडीएफ ले लो। देखो तुम लोगों को बुक्स अगर खरीदनी है तुम लोग खरीद सकते हो, बट पहले तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हो रहे क्या उस बुक में से, वो चेक करो, ठीक है। ये जो बुक्स बताई, अगर नहीं हो रही होंगे तो एररलेस पेन लेना। एररलेस बताया था ना, अभी अमेजोन की बिग बिलियन सेल आ रही है 23 से, ठीक है। उस टाइम पे ले लिया। अच्छा उस टाइम पे वो नहीं बोल के ना 40-50% डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी खरीद लेना, ठीक है। मोबाइल खरीदने के बदले काम करो, ठीक है। हाँ हाँ नहीं मतलब वैसे नहीं, मतलब पढ़ाई की चीजें खरीदो अभी, ठीक है। दिवाली के सेल में एकदम मतलब ऐसे कस के क्या ओके क्या करूं, क्या लिखना, सिर्फ इंक्रीज, अच्छा ये हटाना है, हाँ ओके। तो लिखो बस, नेक्स्ट हेडिंग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो पोटेशियम, वो अभी कंपेयर करके नहीं हाँ पोटेशियम सॉरी, हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो भाई पढ़ाऊंगा तो तुझे पता चलेगा ना। अब जैसे हम लोग प्यार से बोलेंगे एलसी, हाँ बाय द वे ये हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा ना, ये हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये लिखा के देना भूल गया ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स याद है तुम लोगों को, तो क्या क्या था, लाल, सिरियासा प्रसाद, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधी चा, पेबलावर, दिला, होता, इराक सा, तंबाकू, याकूब ने, लुटला, बराबर। अब ये इनके एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 57 से, बराबर। तो 57 से लेके कितने तक खत्म होता है, 71 तक, बराबर। ओके तो नहीं कर सकते ना, कुछ अलग सोचना पड़ेगा फिर ना, ठीक है बस हो गया इतना, ठीक है। अब देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम गड़बड़ रहती है, ठीक है। पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखो इसके पहले नोबल गैस आती है जेनॉन, ठीक है। 57 के पहले नोबल गैस आती है जेनॉन, एंड जेनॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 54। तो इसके पहले आती है जेनॉन एक्सी, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 54, ठीक है। अब देख दे, इसके बाद अपने पास है ना 3 ऑर्बिटल्स की चॉइस बचती है। एक बचता है 6s, एक आता है 5d, एक आता है 4s। सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की, ये कैसे निकालते हैं, n+l रूल, करेक्ट बोला। तो n+l, अब यहाँ पे देखो भाई 6 + 0, 5 + 4 + 6 7, समझे क्या। अब मुझे बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6s में जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4s, और उसके बाद
इसमें किसी को डाउट? तो देख बे, जेनॉन 54 कितने इलेक्ट्रॉन में ऐड करूंगा तो 57 बनेगा? 3। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6s में क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम। उसके बाद किस में जाना चाहिए? 4s में। 4s में जाना चाहिए ना बे, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम। 5d एंड 4s में दोनों का एडिशन कितना हुआ? 7 हुआ। फिर हम लोग क्या देखते हैं? जिसकी n की वैल्यू छोटी, याद है कुछ? n की वैल्यू किसकी छोटी है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? गेटिंग इट? अब मुझे बताओ तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? 1, बट इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5d में। एक्सेप्शनल है, ठीक है। अब उसके बाद ये अभी जो मैं दिखाई दे रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में थी, बट अभी हम लोग और बाद में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाय द वे? कितना समझ में आ रहा है? अब वापस सीरियम देख बे, जेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 54। 54 में कितना ऐड करूंगा तो 58 बनेगा? 4 ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2। एक इसमें इलेक्ट्रॉन रहता ही है हमेशा। अब जो एक ऐड होगा वो किसमें ऐड होगा? समझे? फिर बाद में ये 59, समझे क्या? 54 प्लस हाउ मच इज 52? 59, 5। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 3 हो गए। कितने बचे? 2 बचे, समझे? अब 60, 2 1, समझे क्या? फिर बाद में क्या आएगा? 2 1 2 1 2 1 2 1 चलेगा? अब इसमें हम लोग एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं बोले, सिर्फ जो कि जरूरी है, नहीं तो मुझे तुम लोगों को और अलग एक्सेप्शन में एक्सेप्शन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो ना पढ़ाने के लिए हाँ, जो है मतलब थोड़ा सा हम लोग चेंज करें। सिर्फ हम लोग इन सबको +3 एटॉमिक स्टेट में ले रहे हैं, +3, ठीक है। अब +3 एटॉमिक में अगर ये चला जाएगा, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? 3। पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से होता है इनर मोस्ट से? सबसे बाहर कौन आएगा? 4s 5d या 6s? 6s, 6th शेल सबसे बाहर, समझे? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 2। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में से गए? 6s में से गए। फिर बाद में और एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना भाई, किस में से जाएगा? समझे क्या? फिर बाद में सीरियम में कैसे होगा? ये 2 गए, ये 1 गया, +3 कर रहे हैं ना हम लोग। ये 2 गए, ये 1 गया, ये 2, ये 1, समझे क्या? हर एक में से 2 1 2 1 2 1 2 1। एंड सब में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो किस में ऐड हो रहा है? फॉलोड, पक्का। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पहले देख, अगेन हम लोग यहाँ पे जो एक्सेप्शन देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका समझा मैंने क्या लिखा है? पक्का। अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस की तरफ, ठीक है? देखो भाई, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, पहले हम लोग न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे ना, तो मुझे बताओ जैसे जैसे लैंथेनम से ल्यूटेरियम जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट? तो देखो भाई, फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम, फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एनी डाउट? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कौन से शेल में ऐड हो रहा है? इज एडेड टू 4s ऑर्बिटल। ये समझ में आ रहा है? 4s ऑर्बिटल प्रोवाइड्स डैश शील्डिंग इफेक्ट, लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट लास्ट टाइम बताया था, याद है कुछ? तो देखो भाई, शील्डिंग इफेक्ट की ऑर्डर कौन सा ऑर्बिटल बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट देते हैं? s ऑर्बिटल, याद है? s ऑर्बिटल सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद p, उसके बाद एंड सबसे कम। तो 4s ऑर्बिटल सबसे वीक पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो? ओके। तो 4s ऑर्बिटल या फिर s ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअरेस्ट, मैंने तुम लोगों को पुअरेस्ट वर्ड पढ़ाया था, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। गेटिंग इट? पक्का। अब देखो भाई, यहाँ पे हो रहा है, हम लोग प्रोटॉन बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। देखो, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं,
ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ पकड़ लेते चलो। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या लगेगा, यहाँ पे बीच की तरफ है ना, तुम लोगों को अगर देखोगे, देख बे यहाँ पे बीच की तरफ है ना, तुम लोगों को दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बे, समझ रहे हो, ये फोर्थ शेल है ना, यहाँ पे बीच में तुम लोगों को दुनिया भर के मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, गेटिंग इट, बहुत मतलब बहुत सारे। एंड तुम लोगों को फिर क्या लगेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे, बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट दिखाने चाहिए, दिखाने चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा भरा हुआ है ना बे, तो प्रोटॉन बाहर जाना भी चाहिए क्या, प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाना चाहिए क्या, नहीं, इतना फॉलो हो रहा है। तो अपने को ऐसे देखते वक्त लगता है कि यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल भी बाहर की तरफ जाना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ लो कि तुम लोग टर्बियम का एग्जांपल लेते हैं, तो टर्बियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इलेक्ट्रॉन कुछ काम के है क्या बे, नहीं, समझ में आ रहा है, मतलब ये कुछ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छे से दिखाने वाले हैं क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, उसका रीजन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, हर टाइम कैसे होगा रिवाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ऑर्बिटल में जहां पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के चार्ज को एब्जॉर्ब करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर से प्रोटॉन का चार्ज इजीली बाहर चला जाता है, समझ में आ रहा है। ये लास्ट लेक्चर में यार शील्डिंग इफेक्ट पूरा हो गया था, ऐसे कैसे करोगे लोग, हर लेक्चर में थोड़ी ना हर एक चीज रिपीट होगी। तो ये शील्डिंग इफेक्ट देखो, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से दिखा नहीं पाता, बराबर, तो ये प्रोटॉन का चार्ज इजीली बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज बाहर निकल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेगा, साइज बढ़ेगी या कम होगी, तो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा रहा है, जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, समझ में आ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब देख भाई ये प्रोटॉन बाहर की तरफ जाके इस इलेक्ट्रॉन को इजीली कैप्चर कर पाएगा, खींच पाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। तो प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है, एंड जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बोलो। रीजन वही है कि शेल बड़ी है तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कम है, करेक्ट, डेंस शेल नहीं मतलब वो लोब्स बढ़ते हैं, लोब्स, हाँ, ऑर्बिटल में से लोब्स बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम होती है, करेक्ट। ओके, तो लिख दो ये देखो क्या, ये मुझे तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द थिंग इज कि ये अभी समझते हो कैसे डिफिकल्ट लग रहा है, वैसे नेक्स्ट ईयर भी तुम लोगों को अलग नहीं लगनी है, बट नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग सेकंड या फिर थर्ड टाइम पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी लगता है, बिलीव मी, तुम लोगों की चाहिए तो सीरियस पूछना, ठीक है। ये हर साल होता है, ये टॉपिक पढ़ाते वक्त डिफिकल्ट लगता ही है, नो डाउट, हाँ इतना नहीं है, बट वो थोड़ा लेंदी है, सबकी शक्लें देख तो आज तू मतलब कैसे हो गई है, मर मर के पढ़ रहा है, ठीक है। तो बट ये जब तुम लोग सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ोगे तो तुम लोगों को ज्यादा इजी लगना स्टार्ट होगा एंड इजीली ग्रास्प होता है, ठीक है। अभी नहीं लिखते, मतलब वही आता है 4s2 5d1 4f, एक्चुअली 5d 0 1 रहता है एंड 4f जो है वो 0 to 14 ऐसा है, बट करेंगे बाद में करेंगे। नहीं रे ये नंबर बस में दे सर, सर हम ट्राई करते हैं, अच्छा बच्चे सर सुन लो ये अरे ठीक है देखते हैं, आपने अच्छा कर दिया, आगे वाला हम कर देते हैं। ठीक है तुम लोग कुछ तो सोच लो इसके लिए, ठीक है, मुझे बताना, हाँ ना, बराबर, अभी वही टाइम था। हाँ ना, नहीं बस हो गया, अभी निमोनिक नहीं, ये पढ़ोगे अच्छा बस हो गया ना, इतना कुछ बुरा तो नहीं।
चलो बस, कितनी खुशी है। लिखो चलो। लैंथनम टू ल्यूटिडियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज है। नहीं भाई, हाँ क्योंकि अगर एटॉमिक फॉर्म में रहेगा ना तो और बहुत सारे उल्टी सुल्टी चीजें उनमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और एक्सेप्शन आता है। 8 बजे लेक्चर शुरू हुआ है आज, होमवर्क चेक करने के चक्कर में। अच्छा बराबर, तो 8 बजे शुरू हुआ है तो नहीं 10 बजे छोड़ूंगा, मतलब जल्दी नहीं वैसे। चलो आगे नेक्स्ट। बराबर है, करेक्ट है। अब देखो भाई, एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, बिटवीन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, मुझे बताओ डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाती है कम होते जाती है? बढ़ते जाती है, याद है ना ये सबको। तो मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन रहना चाहिए? थैलियम सबसे छोटा, तो बोरॉन सबसे छोटा, एल्यूमिनियम थोड़ा बड़ा, गैलियम और थोड़ा बड़ा, इंडियम बड़ा और थैलियम सबसे साइज में बड़ा। बराबर, ये अपने को एक्सपेक्टेड है। बराबर नहीं, अब देखो भाई, तो यहाँ पे अपने को एक्चुअली मिलता है बोरॉन, फिर आता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम एंड फिर थैलियम, ठीक है। तो एंड ऊपर से these two are almost same। चलो these two are almost same, ठीक है। अब वही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो भाई, ग्रुप 13 है देखो, क्योंकि पहले हम लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा, फिर हम लोगों ने लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एंड अभी हम लोग ग्रुप 3 पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन में। तो मैंने ग्रुप ओके, अब देखो मैं इधर, अब पहली बात ये होता क्यों हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मुझे मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन किस में आया? गैलियम एंड एल्यूमिनियम में। बराबर, अब गैलियम एंड एल्यूमिनियम में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो देखो भाई, एक्सेप्शन स्टडी करने के लिए अपने को पहले उनकी क्या पता रहना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहनी चाहिए। बाद में से वही कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहने के लिए इनका हम लोगों को पता रहना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता रहने के लिए अपने को इनका पता रहना चाहिए मैजिक नंबर, 8, 18, 18, 30, ठीक है। बोरॉन 5 + 8, 13 + 18, 31 + 18, 49, 49 + 32, 81, ठीक है। ओके, अब अपने को बोरॉन एंड एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लिखने में हेल्प करोगे? तो चलो, एल्यूमिनियम 13 कैसे आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p1, अरे दिख रहा है क्या? देखो भाई 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया एल्यूमिनियम। अब उसके बाद गैलियम के बारे में सोचते हैं। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। देखो भाई तुम लोगों को है ना इतना याद रखना ही चाहिए, 3d10 तक 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d10 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना 3d10। ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3p6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30। अब 30 होने के बाद एक बच गया ना 4p1, 4s के बाद आएगा 4p, तो 4p1। ये सबको समझ में आ रहा है? अब ग्रुप 13, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने लिख के दी थी। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 NP1। देखो एक बार लास्ट टाइम लिखाया था, तो NS2 NP1 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है, बराबर ना भाई? 3s2 3p1। गैलियम उसे फॉलो कर रहा है क्या? ऑलमोस्ट कर रहा है, बट एक छोटी सी और एक चीज आ गई ना भाई। हाँ, इसमें क्या आ गया? 3d10। समझ में आ रहा है? एंड उस 3d10 की वजह से कुछ चेंज आ सकता है क्या? आने वाला है। अब 3d की वजह से जो चेंज आता है वो एक ही रीजन की वजह से आता है, बिकॉज d ऑर्बिटल प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट या फिर लेस शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? सब कुछ घूम फिर के शील्डिंग इफेक्ट तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम शील्डिंग इफेक्ट इतना आराम से प्यार से बताने का रीजन ना, सब कुछ घूम फिर के शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे घुमा फिरा के आता है। समझ में आ रहा है? तो देखो अभी जरा है ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। मुझे बताओ एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ओके, 1 2, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में 3, तो 1 2 3। इतना समझा? अब गैलियम की डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब याद रखो भाई इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के हैं? एक तो s ऑर्बिटल या फिर दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इनमें पुअर शील्डिंग है क्या? ये मस्त वाली शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बराबर। अब इसके बाद गैलियम, गैलियम में कितने प्रोटॉन? 31। ओके, अब मुझे बताओ इसके फर्स्ट शेल, सेकंड, पहले इसमें कितने शेल है? 4 है मेरे ख्याल से, 4 ही है ना। अब मुझे पहले से पता है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए मैंने इसके कंपैरिजन में इसको छोटा बना भी दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ओके, 1 2। सेकंड में तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ, थर्ड में 18। हाँ, वेरी नाइस, सही पता है तोड़ने को। मतलब देखो भाई इधर तुम लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ नहीं, हाँ बट फिर भी वो गलत आते बहुत बार। तो देखो भाई 3 में 2, 3 में 6, 2 + 6 8, प्लस वापस यहाँ पे 3 में 10 भी है ना। टोटल कितने हो गए थर्ड शेल में? ये सबको समझा? 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। समझे? एंड फिर फाइनली लास्ट शेल में समझे, फोर्थ शेल में 3। तो 1 2। अब मुझे बताओ गैलियम को देख के लग रहा है कि उसमें एकदम तगड़ी वाली शील्डिंग हो रही है ना, एकदम महाभयंकर शील्डिंग, सब ऐसे मतलब ऐसे पकड़े ना, मतलब वो तो नहीं, तुम लोगों ने ऐसे मतलब वो क्रिकेट की मैच देखी रहेगी ना। हाँ, तो हाँ पावर प्ले जिसमें से सब अंदर की तरफ आ जाता है, बराबर। हाँ, तो अभी इधर मतलब बीच में अपना प्लेयर है, बैट्समैन है, वो अगर कुछ भी खींच के मारने की कोशिश करेगा उसका बॉल बाहर जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि अंदर की तरफ एकदम मतलब पब्लिक पर एकदम तगड़ी बैठी है, ऐसे लगेगा। बट ये आईपीएल की मैच है,
जिसके अंदर प्लेयर खरीदे हुए रहते हैं ना वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो नहीं, बट ये आईपीएल वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा, देखो। तो यहाँ पे अपने प्लेयर्स जो है ना वो खरीदे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कितने प्लेयर खरीदे हुए हैं? 10 फील्डर जो है वो खरीदे हुए फील्डर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब ये देख बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर मजा तो एक ही ना, ये 10 प्लेयर जो है वो कुछ भी काम के है क्या? इसके ऊपर से आवाज चली जाएगी। तो नहीं, इनके बाजू से भी अगर बॉल जा रहा है ना, ये पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? तो देख प्रोटॉन, देखो बे, ये प्रोटॉन है ना, ऐसे बाहर की तरफ जाना चाहिए था क्या? नहीं जाना चाहिए था। बट ये अपने इलेक्ट्रॉन कुछ काम के नहीं है ना बे, समझ रहे हो कुछ? तो ये प्रोटॉन का चार्ज अभी बाहर जा पा रहा है क्या? बहुत इजीली जा पा रहा है। ये तुम लोगों को समझा मैंने क्या बोला भाई देवे? पक्का? अच्छे से तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर जाना नहीं चाहिए था वो बाहर गया, तो अभी ये प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को एकदम अंदर की तरफ खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या होगी? कम। ये इकलौता एग्जांपल है जिसमें डाउन द ग्रुप साइज कम होने के, सॉरी, बढ़ने के बदले कम हो जाती। देख दे, गैलियम और एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम की साइज छोटी रहनी चाहिए थी, गैलियम की साइज बड़ी रहनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? इकलौता एग्जांपल है जिसमें ये उल्टा होता है, जेई में आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है। वापिस आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये समझे तुम लोग? ये अभी के लिए लिख दो, फिर बाद में मैं रिटर्न में इसका एक्सप्लेनेशन लिख के दूंगा। हाँ, वीक शील्डिंग इफेक्ट है भाई, लिख दो। सॉरी, अच्छा ओके, इतने दूर तक ना? चुपचाप इधर देख। किधर? हाँ, तो पुअर है ना, इसलिए तो बाहर जा रहा है ना प्रोटॉन। अरे जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देख, इधर के बीच में इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को पकड़ना चाहिए, जो पकड़ता नहीं है, पुअर है ना शील्डिंग, तो उसको बाहर फेंक, मतलब छोड़ देता है। हाँ, अरे तो ये शील्ड करना समझ में आता है? शील्ड सर बट इसके लिए हो जाए अमेरिकन चलेगा तो वो यूज करता है, वो लगे बहुत ज्यादा बार वो नहीं करेगा। नहीं समझा। अभी शील्ड फिर तभी तो बढ़ जाएगा ना अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, नहीं तो क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है सब यही होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, आउटर मोस्ट शील्डिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, बाहर वाले क्यों करेंगे आउटर मोस्ट? अरे तुझे शील्डिंग समझ में आया है? तो शील्ड तो अंदर वाले करते हैं ना, तो आउटर मोस्ट वाले बढ़ाने से क्या होने वाला है फिर? तेरा डाउट अभी भी मुझे समझा नहीं। क्या करता है? हाँ मतलब देख, क्योंकि आउटर मोस्ट की वजह से शील्डिंग के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, डिटेक्ट करूं? सर ड्राइंग कर दे। ओके, करो करो, सेट करो सेट करो। कौन से दूसरे हो रहे हैं ना वो? क्या उसके बाद अभी अपने को लैंथेनम, इंडियम एंड टाइटेनियम का देखना है ना, ऑलमोस्ट सेम। अब वो ऑलमोस्ट सेम क्यों है वो भी तो देखना है। अच्छा, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद आता है, जिंक के बाद आता है गैलियम। जिंक तक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर डायरेक्ट गैलियम आता है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली यहाँ पे ही दिखता है आपको वैसा। ओके, तो करो करो जल्दी करो, बातें क्लियर बना। रितिका कंप्लीट करे थे जल्दी, तो बड़े बड़े मत कर, बाकी उनको करने दे। बराबर। यार ये मुझे लगा था कि ये तो ऐसे पटपट खत्म हो जाएगा,
आज मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनिक रेडियस खत्म करता हूँ। क्या है? चलो बैठो। अगेन ये सब पार्ट मैं स्किप कर सकता हूँ, बिना पढ़ाए भी चलेगा, बट हाँ क्योंकि ये वापस तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोगों को उतना वो हर टाइम ज्यादा क्लियर होते जाए, ठीक है? इसलिए ये फर्स्ट टॉपिक में ही मतलब इनऑर्गेनिक में से मैंने सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। हो गया? हो गया? वो बाद में रुको ना यार, पहले इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाने दो। ओके तो बताना स्टार्ट करूं। पॉइंट नंबर 1 देखो। नहीं थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो डायग्राम के लिए। फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, फ्रॉम एल्यूमिनियम Al to Ga, एल्यूमिनियम टू गैलियम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज increases, along with which number of electrons also increases, along with which number of electrons also increases, number of electrons also increases. Next time. Second point. In case of gallium, 10 electrons are added in. 10 electrons are added in. 10 electrons are added in 3D orbital, 3D orbital, which provides poor shielding effect, which provides yes, because of poor shielding effect of 3D orbital electrons, 3D orbital electrons, effective nuclear charge on outermost electron, effective nuclear charge on outermost electron increases, effective nuclear charge on outermost electron increases, and atomic radius of gallium increases, and atomic radius of gallium decreases, and atomic radius of gallium decreases. अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो खींच लेगा, रेडियस कम होगी, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन समझा? रिटर्न में क्या लिखा के दिया है वो समझा, लैंग्वेज? ओके। अब इंडियम और थैलियम में एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहती है, रीजन क्या हो? कौन सा करेक्ट? देखो भाई यहाँ पे
तुम लोगों का इंडियम जो है ना, इंडियम में 5 शेल्स रहते हैं, 5 शेल रहते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 5। एंड थैलियम में कितने रहते हैं, n इज इक्वल टू, मतलब ऑब्वियसली थैलियम की साइज बड़ी रहनी चाहिए, बट थैलियम की साइज बड़ी नहीं रहती बिकॉज थैलियम हैज 4f इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो थैलियम में एक शॉर्ट में मैं इतना ही लिख के दे दूं कि कंटेन्स 4f 4f इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? एंड विच प्रोवाइड्स पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। तो वापस बाकी सब सेम रहेगा, इसका प्रोटॉन का चार्ज बाहर गया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, साइज कम हो गई। समझे क्या? तो उधर ही वो शॉर्ट में लिख दो, वापस इतना सब डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर डाउट होगा तो सिर्फ थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, 81। ठीक है, तो 81 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे आते हैं। तुम लोगों को नहीं लिखना होगा तो चलेगा, बट यहाँ पे देखो थैलियम 81, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? देखो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां तक हो जाते 30 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4p6 36 5s2 38 4d10 48। समझ रहे हो? उसके बाद 5p6 54 6s2 56 5d, नहीं सॉरी उसके पहले 4f आ जाएगा, 4f 14, तो 56 प्लस 14 70, 5d10 कितने हो गए 80, एंड फिर बाद में 6p1। अब मुझे बताओ ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ns2 np1, ये ns2 np1 को फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है ना बे। बट इन दोनों के बीच में 4f के 14 एंड 5d के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ रहा है शील्डिंग इफेक्ट कितना कम होगा इसमें, क्योंकि डी भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, उसके साथ एफ तो पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब इसके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे कुछ काम के नहीं है, वो उधर से प्रोटॉन का चार्ज बाहर जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, ओके। ये सारे कंसेप्ट बार बार हम लोग रिपीट करेंगे तो तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन कुछ काम नहीं करेंगे। ओके, लिख दो। ओके, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के सारे एक्सेप्शन, नहीं सारे एक्सेप्शन करो, और बाकी है, भूल ही गया था मैं, और बाकी है, और एक बाकी है। डी ब्लॉक का ही है, डी ब्लॉक का, जो कि लैंथोरॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिखता है यहाँ। अब देखो भाई, इसमें ना और एक रीजन आ सकता है, इसका एक सिंपल और एक रीजन आ सकता है जो कि तुम लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आंसर एक से ज्यादा, थियरी में तो आ सकता है। ठीक है, तो इसका और एक रीजन क्या आ सकता है, देखो सिंपल रीजन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो भाई, गैलियम के पहले तक डी के 10 इलेक्ट्रॉन आए ना भाई, एंड इन डी के इलेक्ट्रॉन के वजह से ही वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यार 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 एडिशन, पहले सिंगल सिंगल ऐड, भूल गए लगते, रुको ये देखो बेटा दो, d1 d2 d3 d4 d5 6 d6 ना, ये डी के इलेक्ट्रॉन के वजह से ही वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से साइज देखना, साइज पहले से कम हो गई रहती है। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? देखो स्कैंडियम से लेके जिंक तक साइज पहले से कम हो गई रहती है, एंड फिर उसके बाद इधर बाजू में उसके गैलियम आता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ऑलमोस्ट उतना ही है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। जिंक की अगेन ये जो साइज का डिफरेंस है ना, वो हार्डली कुछ पिकोमीटर्स में रहता है, 10 पिकोमीटर 5 पिकोमीटर वैसे रहता है। तो ये हम लोगों ने तो ग्राफ तो ऐसे मस्त एकदम बना दिया है, बट इतना वो मस्त ग्राफ रहता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो इसका दूसरा रीजन समझ में आ रहा है क्या? इधर से स्कैंडियम से जिंक तक पहले से साइज छोटी हो गई थी, उसके बाद जिंक के जस्ट बाद में आता है गैलियम, तो उसकी साइज भी छोटी ही रहने वाली है। तो इसका दूसरा रीजन आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगेन एग्जाम में
कोई भी आ सकता है आंसर। ठीक है, क्या हुआ अभी, कुछ तो हुआ। तो सेकेंड रीजन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस का लास्ट। ठीक है, यही सिर्फ डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट बोलने के लिए थोड़ा सा से बहुत सारे कंसेप्ट इसमें मिक्स हो जाता है। फिर एक बार ये समझ में आ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल बहुत easy। तो देखो भाई, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। अब देखो भाई, ये भी मस्त है, इसके ऊपर तो मतलब कितनी बार क्वेश्चन है क्या बताओ तुम लोग। देखो, तो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, जेई में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। देखो, 4D के लिए निमोनिक क्या था, यारी, जरा, निभाना, मौत, तक, रुकावटें, राह में पड़े, अगर, कोई। ये सबको याद है ना, ये इतना तो याद हो गया है ना, पीरियोडिक टेबल यही याद है ना, बस इतना तो याद है ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा, बराबर। ओके, याद है ये? नहीं। ओके, देख, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से इराक में पिटाऊंगा। अब देखो भाई, मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। तो यट्रियम एंड लैंथेनम में किसकी साइज बढ़ी? जिरकोनियम हैस्पियम में किसकी साइज बढ़ी? नियोबियम टैंटलम में किसकी साइज बढ़ी? मॉलिब्डेनम वुल्फ्राम में किसकी साइज बढ़ी? टंगस्टन में किसकी साइज बढ़ी? टंगस्टन, बराबर। बट ऐसा होता नहीं, उल्टा अप्रोक्सीमेटली सेम रह जाते हैं। अब अपने को, हाँ सही बोला, अभी अपने को इसका रीजन देख रहा है जो कि उसने बोल दिया। तो देखो भाई, तो यहाँ पे लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैस्मियम आता है क्या? लैंथेनम के बाद बीच में सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक सारे के सारे आ जाते हैं, समझ रहे हो? ये ध्यान दो भाई यहाँ पे। तो होता क्या है, देख भाई, लैंथेनम के बाद सीरियम जो कुछ है, ठीक है, ऐसे इनकी साइज क्या होते जाती है, सिर्फ कम होते जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो? अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद देख, लैंथेनम से लेके हैस्मियम तक अगर इतनी, लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक इतनी साइज कम हो गई, तो उसके बाद मतलब देखा, ऐसा बनाने के बाद ये जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ग्राफ तो उनको। तो लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम, तो लैंथेनम की साइज पहले इतनी थी, लेट्स अज्यूम। फिर लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक साइज क्या होती गई, छोटी हो गई। अब ल्यूटेरियम के बाद जब हैस्मियम आएगा, उसकी साइज अचानक से वापस बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं है ना, थोड़ी सी। एक्चुअली इसमें प्रोटॉन तो उल्टा बढ़ता ही है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम या फिर थोड़ी सी छोटी ही रहती है, समझ में आ रहा है? याद है ना बे, जैसे कि साइंस मतलब 2T वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इसमें साइज क्या होती जा रही थी, डिक्रीज हो रही थी। वैसे ल्यूटेरियम के बाद हैस्मियम भी थोड़ा सा उल्टा कम होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अचानक से वो पहले जितना बड़ा हो जाएगा क्या, लैंथेनम जितना? नहीं। तो हाँ, तो ल्यूटेरियम के बाद जब हैस्मियम आता है तो वो ऐसे ही कुछ दिखता है, समझ में आ रहा है? तो सॉरी, क्या बोली? अरे देख देख, यहाँ पे लैंथेनम से हैस्मियम डायरेक्ट आता है क्या? नहीं, वो डी ब्लॉक में अपने को दिखता है कि लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैस्मियम आ रहा है, बट एक्चुअली लैंथेनम के बाद सीरियम से लेके पूरे लैंथेनॉइड आते हैं, एंड कहाँ पे होता है, ल्यूटेरियम। अब अभी हम लोगों ने ऊपर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज बढ़ते जाती है, कम होते जाती है? कम होता, अरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कम होते जा रही है। तो लैंथेनम से ल्यूटेरियम साइज कम होते गए। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर रहता है 57,
ल्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर रहता है 71। उसके बाद जब हैस्मियम 72 बन के आएगा, तो मेरा क्वेश्चन देख लैंथेनम से एटॉमिक रेडियस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते गए एंड ल्यूटेरियम पे आके वो एकदम छोटू सा बन गया। अब इसके बाद जब हैस्मियम आएगा, ल्यूटेरियम के बाद हैस्मियम आएगा ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वापस साइज ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी बड़ी, या वो जो छोटी हुई थी वैसे छोटी ही रहेगी? छोटी ही रहेगी ना भाई, क्योंकि ग्रेजुअली डिक्रीज जो हुआ था वो थोड़ी ना अचानक से चेंज होगा वापस। तो ल्यूटेरियम के बाद जब हैस्मियम आता है उसकी साइज ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। समझा क्या? तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आता है जिसकी वजह से इसकी साइज जो है वो ऊपर वाले शेल जितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम। समझ में आ रहा है कुछ? ऑलमोस्ट सेम, एक्चुअली सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब ये इतना समझा, तो इसका रीजन क्या लिखोगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे क्या? अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज सेम हो गई। जिन एलिमेंट्स की साइज सबकी एक्चुअली, बट मेजर इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट इन सबकी साइज सेम हो जाती है। इनकी क्यों? अभी तुम लोगों को एक और एक अच्छी चीज बताता हूं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, मेरी भावनाएं पहुंच रही है क्या? ऐसे मंद जैसे बैठे रहे हो। मैं पहले लिखा के दिया था ना कि इनकी साइज सेम रहती है, उसका रीजन 4f और बैठ चुका है। तो ये सारे के सारे सेम सेम होने लग जाते हैं, तो इसके बाद वाला भी जो डी ब्लॉक खत्म होने के बाद पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, वहां पे भी वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। समझे क्या? ठीक है, जो हम लोगों ने पहले अभी लिखा था। तो अब बट मेन मेजरली इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके आगे वालों के ऊपर भी आ सकता है। एंड अभी इसके आगे हम लोग लिखने वाले हैं कि देखो ये यहाँ पे जिरकोनियम, हैस्मियम, नियोबियम, टैंटलम एंड मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ठीक है, दे हैव सेम केमिकल साइज, मतलब सेम साइज। अब जिन एलिमेंट्स की सेम साइज हो जाती है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज, उनकी, हाँ अब कैसे पता तुम लोग? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड अगर दो लोग सेम टू सेम दिखते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेम वे इनको हम लोग बोलते हैं केमिकल ट्विन्स। देखो बे गधो, एलिमेंट्स में हम लोग एटम थोड़ी ना ऐसे घूर के देखने वाले हैं, हम लोग उनको रिएक्ट करके देखते हैं, मतलब रिएक्ट करके समझते हैं इनकी रिएक्शन कैसे सेम हो रही है कि डिफरेंट हो रही है, क्या हो रही है। अगर दो चीजें एग्जैक्टली सेम रिएक्ट कर रहे हैं, तुम लोग बोल पाओगे कि ये अलग अलग एलिमेंट्स है? वो सेम टू सेम ही दिखेंगे ऊपर से। समझ में आ रहा है? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं केमिकल ट्विन्स। समझे? तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ केमिकल ट्विन? ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ केमिकल ट्विन? इतना है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बाय द वे गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव रहने का ये भी एक रीजन है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एकदम टाइटली पकड़ के रखता है। हाँ नहीं, मर्क्यूरी रिएक्ट करता है, उसका रीजन अलग है, बाद में देखेंगे। हाँ भारी, भारी किधर है गोल्ड? मतलब इतना भी नहीं मतलब है, बट इतना भी नहीं रहता ना, डेंसिटी उसकी अच्छी खासी है। हाँ, बट ऑस्मियम सबसे भारी है डेंसिटी वाइज, ऑस्मियम है। ऑस्मियम पैकिंग नहीं, उसमें पैकिंग आती है, पैकिंग ऑफ सॉलिड नाम की चीज जो हम लोग सॉलिड स्टेट में फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। हाँ, डेंसिटी ऑस्मियम की सबसे ज्यादा आ सकता है। ओके, ये लिख के हो गया इसका एक्सप्लेन। ये इतना करो, इतना बना के रखो, फिर इसके नीचे ये डायग्राम बना के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है
ये डायग्राम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा या मुझे लिखा के देने की जरूरत है? ठीक है, 2 शब्द लिख देंगे, पहले ये लिख दो। तो एक सेकंड अर्ज किया है हाँ सर, हाँ। अच्छा रुको रुको, लोगों का लिखना बाकी है, तब तक ये नीचे वाला खत्म कर दो। तो देख शक्ल देख के। वो उधर से ना खुद पहले से हंस रही थी, अब अगर सामने से कोई से हंस रहा होगा तो अपने को भी हंसी आ जाती है ना। सर बोल रहा है पता आप अपने जेब से पैसे जाएंगे। लिख लिख कृतिका। चलो हो गया, आगे बढ़े। हाँ चलो भाई, in 5D series, in 5D series, in 5D series, atomic radius of, in 5D series, atomic radius of elements after lanthanum, atomic radius of elements after lanthanum, elements after lanthanum becomes almost equal to, becomes almost equal to the element above them, becomes almost equal to the element above them, becomes almost equal to the element above them, element above them. ठीक है, next line. This is observed, this is observed, yes, this is observed because of, this is observed because of lanthanoid contraction. This is observed because of lanthanoid contraction, lanthanoid contraction from lanthanum to cerium. This is observed because of lanthanoid contraction from lanthanum to cerium, La to Lu. Sorry, lanthanum to lutetium, Lu, lutetium, lanthanum to lutetium, and the effect of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction पे LC लिखते बेटा, नहीं तो पूरा लिखते बैठोगे. And the effect of lanthanoid contraction remains even after lutetium. The effect of lanthanoid contraction remains even after lutetium, and hence size of post lanthanoid elements, size of post lanthanoid elements decreases. Post lanthanoid मतलब lanthanoids के बाद वाले, post lanthanoid elements decreases. ठीक है, या फिर becomes equal to the element above them. ठीक है, बस 2 बराबर ना, बट पॉइंट देखो. हाँ हाँ लिखो बे. नहीं, मतलब ये हो गया. करो रे, आज हम लोगों को आयनिक रेडियस को स्टार्ट करनी है. नहीं, पहले से वो होमवर्क एंड ऑल के चक्कर में टाइम गए. ठीक है, तो आज लेक्चर पहले से लेट स्टार्ट हुआ है, उसमें भी अगर हम लोग ये करेंगे तो कैसे चलेगा. आज एक तो 3rd लेक्चर है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे चैप्टर खत्म करना है.
हाँ आज थर्ड है, तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म करने के हिसाब से मैं सोच रहा था, तो आज हम लोग मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम पढ़े। पेजेस कितने हुए वैसे भी, कितने पेज आज पढ़े हम लोग? वही तो, हाँ तो हार्डली 2 या 3 पेजेस लिखाया है मैंने आज, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम गया। बोलो, वो तू तेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। चलो बे जल्दी लिख। नेक्स्ट हेडिंग, चुप रहे। चलो यहाँ पे देखो, आयनिक रेडियस। अब आयन्स 2 टाइप के रहते हैं, कौन से? एक रहता है कटायन, दूसरा रहता है, तो आयन्स देखो भाई, कटायन एंड अनायन। अब कटायन के ऊपर चार्ज, अनायन के ऊपर चार्ज। ओके, तो कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनायन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो भाई, जरा कटायन के बारे में पहले स्टडी करते हैं। समझिन, कटायन के लिए सोडियम का एग्जांपल लूं। ओके, तो देखो भाई, रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? Na, बातें करना बंद करो। Na11 gives us Na प्लस इलेक्ट्रॉन, बराबर ना भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कटायन बनता है, इतना समझ में आ रहा है? तो कटायन जो है उसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो, कटायन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो अनायन कब बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबिलिटी एंड ऑल यहाँ तक अपने को देखना नहीं, अपने को साइज से मतलब है। अब देखो भाई, सोडियम जिसके अंदर 11 प्रोटॉन थे, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। चलो ये बताओ मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाले में डाउट। अब क्या कर रहा, क्या है बे? ये अभी अभी तुम लोगों को रूल इंपोज करना पड़ेगा कि नहीं, कोई सुसु करने नहीं जाएगा। ओके, अब बच्चों की तरह हमेशा हर लेक्चर में, मैं तो अभी घर से एक बाटली लेके आया, तो डायपर पहन के आया करूं। चलो बे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना बाहर वाला, देखना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इतना समझे? अब देखो, रुक, अब करेक्ट बोला वैसे तो साइज बढ़ रही है या कम हो रही है? अब साइज कम होने का रीजन तुम लोगों को एक शेल के डिफरेंस की वजह से दिख रहा है, बट जब कभी पॉजिटिव चार्ज आता है साइज हमेशा कम होती ही है। ठीक है, इसके लिए ना एक हम लोग थोड़ा सा एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट्स अज्यूम, देखो देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हुआ, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इतना सबको समझ में आ रहा है? अभी कुछ एग्जांपल लेके देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो भाई, जैसे ही हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पूरे एटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इस पूरे एटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये 11 इलेक्ट्रॉन अभी बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली खींच पाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? सबको समझ में आ रहा है? तो कटायन में आयनिक रेडियस डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस।
उसी बदले यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या होनी चाहिए फिर? अब वो बढ़ती है क्यों वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो डिग्री हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या होगा वो भी पढ़ाऊंगा ना, देखते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Cl माइनस, कटायन है अनायन, अनायन। एटॉमिक नंबर कभी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चेंज नहीं होता भाई, याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन कितने क्लोरीन के पास, 17 बराबर। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, 3 शेल रहते हैं। एंड यहाँ पे फर्स्ट शेल में पहले रहते 2 इलेक्ट्रॉन, अभी कोई नहीं उठेगा, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इधर कितने लास्ट में 7 बराबर। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, एनी डाउट? अब हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले थे, ऐड करने वाले, समझ में आ रहा है। अब ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है, चलो। तो 17 प्रोटॉन फर्स्ट शेल, 17 प्रोटॉन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल बराबर। अब देखो भाई 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। ये बाहर से ऐड किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मुझे बता देख, पहले यहाँ पे आउटर मोस्ट में से 7 इलेक्ट्रॉन थे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, रिपल्शन दिखाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो साइज समझ में आ रहा है। तो वो एक ऑर्बिटल में रहना भी जरूरी है ना, कम पड़ेगा। एक और देख, क्लोरीन होता है 3s2 3p5, थ्री फाइव से एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा 3p5 में एक इलेक्ट्रॉन बनेगा क्या, ऐड, समझा। तो अगेन हमेशा जब कभी फिर नेगेटिव चार्ज आएगा एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज में आयनिक रेडियस कम होगी, समझे। लिख दो ये जल्दी, बोलो। Na+1 इलेक्ट्रॉन, अरे उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, देख देख ए देखो बे, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तुम लोग यहाँ पे अगर लिखोगे -1 इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो रहा है, समझे। Na में से माइनस किया और वो माइनस इस तरफ जाएगा तो समझे। Cl में ऐड, देख देख मतलब जो तेरा ये प्लस इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पे, कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझी क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया जैसे, एंड यहाँ पे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया प्लस। किधर प्लस, हाँ तो क्योंकि Cl में ऐड किया ना। अगेन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चक्कर अभी के लिए छोड़ दो, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन में होगा ही, रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपेरेंट और हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई लिखो जल्दी, हो गया। फिर इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म करेंगे, कुछ कुछ मतलब जितने 10 मिनट में होंगे उतने, हाँ ठीक है, तो जितने 9 मिनट में होंगे उतने, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी बोलो, क्या नहीं नहीं क्या कर सकते हैं, दिन दिन ही बुरे आ गए, हाँ ना पैसा क्रॉस ओके। तो देखो भाई समझो कि तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो क्वेश्चन इज F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस,
ठीक है, कैसे होगा? सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? F, सबसे छोटा F एंड सबसे बड़ा I, याद है ना भाई क्यू? ओके, तो इसमें एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में इधर कुछ फर्क आया क्या? नहीं, तो F माइनस सबसे छोटा, फिर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, ये सिंपल है ना? ओके, तो इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब जब चार्ज चेंज होता है तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सॉरी, आयोडीन सबसे बड़ा ना, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा ही था, आयोडीन सबसे बड़ा ही था, टॉप टू बॉटम। अब देखो भाई, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस, ये जेई में आया हुआ है, ठीक है, ये जेई में आया हुआ है। ये मैंने अभी तक तुम लोगों को वैसे पढ़ाया है, बट तुम लोग सोच लो अभी थोड़ा सा, तुम लोगों का दिमाग लगाओ, सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे देखो भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो क्या ना? जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतने वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट, समझे? एंड उतनी साइज क्या होती जाएगी? कम। ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम आराम से पढ़ाऊंगा और लिखा के दूंगा, बट अभी के लिए थोड़े से एग्जाम्पल। तो Na प्लस सबसे बड़ा एंड Si माइनस Si4 प्लस सबसे छोटा, समझे? पक्का? अब ये वाला एग्जाम्पल बताओ। N-3 O-2 F माइनस, सबसे छोटा कौन? ओके, F एंड सबसे बड़ा कौन? देख, जितना माइनस चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ेगा, उतनी साइज क्या होती जाएगी? बढ़ेगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज डैश इज द आयनिक रेडियस, हायर द पॉजिटिव चार्ज लोअर इज द आयनिक रेडियस। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होते जाएगी। हायर द नेगेटिव चार्ज डैश इज द एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर इज द एटॉमिक रेडियस। बोल। एक पीरियड में है एलिमेंट्स तभी ना। हाँ पीरियड का तो हाँ, तो डिफरेंस आएगा, करेक्ट। यप, ये समझे? अलग अलग पीरियड रहेगा तो डिफरेंस आएगा। एकदम लास्ट वाले का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो अरे हाँ बोल सर, मैनेज कर रहे हो, उल्टा कर दे। वो बता भी रहा है कौन सी। अभी नेक्स्ट लेक्चर अपना कल ही है ना, 3 घंटे का ना, परसों है। क्या? हाँ 3 घंटे का। क्या?